इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि है आपका हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। शुरू में हमने डिस्कस किया था कि जो पूरा सब्जेक्ट है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक और आपका हाइड्रोडायनामिक। तो हाइड्रोस्टैटिक में लगभग हमने कवर किया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक। वहाँ हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोकाइनेमेटिक में बेसिकली हम फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन उस पर जितने भी फोर्सेज हैं वो लगते हैं उनको हम नेगलेक्ट करते हैं या उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो इट डील्स विद द मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेज। तो ये तो बात हुई हाइड्रोकाइनेमेटिक के बारे में। इसमें जनरली 2 टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं, एक होती है लैग्रेंजियन टेक्निक और एक होती है आयलर टेक्निक। लैग्रेंजियन टेक्निक में हम एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर स्टडी करते हैं और आयलर टेक्निक में हम एक मास या कंट्रोल वॉल्यूम या जो भी आपका सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड है उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो ये दोनों है। तो जनरली आयलर टेक्निक्स थोड़ी ईजी होने के कारण हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल्स पे बिहेवियर को देखना काफ़ी टफ होता है, तो इसलिए आयलर टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद बात होती है टाइप्स ऑफ फ्लो की। तो जनरली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइप्स ऑफ फ्लो में। टाइप्स ऑफ फ्लो में हम पहले डिस्कस करते हैं स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो जब भी स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो की बात हो तो उसमें हम कैसे डिस्कस करते हैं कि अगर फ्लो जब आपका होता है तो उसमें जो कुछ फ्लो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, अगर वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं, उसे हम बोलते हैं स्टडी फ्लो। और अगर वो टाइम के साथ चेंज होती हैं तो उसे हम बोलते हैं अनस्टडी फ्लो। तो इसको समझते हैं। सपोज आपके पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज अब ये है कोई सिस्टम है, एक पाइप है, इस तरह से टैपर पाइप है और इसमें किसी लिक्विड का फ्लो होता है। तो एक सेक्शन को हम कंसीडर करें, तो यहाँ सेक्शन पे हमने देखा पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी इस सेक्शन पे। इसके 3 सेकेंड बाद सेम इसी सेक्शन पे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम मिलती है तो इसका मतलब स्टडी फ्लो, और अगर ये चेंज हो जाती है तो इसका मतलब अनस्टडी फ्लो। तो इफ़ फ्लो प्रॉपर्टीज वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर आर नॉट चेंजेस विद टाइम देन द फ्लो इज स्टडी, अदरवाइज फ्लो इज अनस्टडी। मैथमेटिकल हम कर सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल टी इज 0, मतलब वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ नहीं होता, प्रेशर का, डेंसिटी का चेंज नहीं होता, तो इसे हम बोलते हैं स्टडी फ्लो। और अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो इसका मतलब हो गया अनस्टडी फ्लो। तो हमेशा ध्यान रखना, स्टडी और अनस्टडी की तभी भी बात हो तो टाइम रेस्पेक्ट लिया जाता है। फिर बात होती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में स्पेस के साथ देखा जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया, सपोज ये पाइप है, यहाँ पे फिर 2 सेक्शन हमने कंसीडर किए। वेलोसिटीज़ में चेंजेस होते हैं, तो वेलोसिटीज़ में चेंजेस अगर स्पेस के साथ होते हैं तो आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। और अगर इस तरह से आपका पाइप है और ये सेक्शन है तो वेलोसिटी में चेंजेस अगर स्पेस के साथ नहीं होते हैं तो आपका यूनिफॉर्म फ्लो होता है। तो इसकी डेफिनेशन से भी हम कह सकते हैं, इफ़ फ्लो प्रॉपर्टीज़ वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर आर नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस देन द फ्लो इज़ यूनिफॉर्म, अदरवाइज फ्लो इज़ नॉन यूनिफॉर्म। तो इसको हम स्पेस में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्पेस के साथ कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, वेलोसिटी में, डेंसिटी में, तो यूनिफॉर्म फ्लो, और स्पेस के साथ चेंजेस हो रहे हैं, मतलब वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही चेंजेस की, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो टाइम के रेस्पेक्ट में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में आपका स्पेस के रेस्पेक्ट में। फिर आता है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या है। लैमिनार फ्लो का मतलब है कि फ्लो में अगर जो भी लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्मूथली से स्लाइड करती हुई जाएँ तो उसे हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो में जो पार्टिकल्स हैं वो अगर जिगजैग मैनर में मोशन में जाते हैं या रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है तो उसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। कुछ एग्जांपल हो सकते हैं लैमिनार फ्लो के लिए, जैसे आपकी जो वीन्स हैं उसमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो एक तरह से आप लैमिनार फ्लो बोल सकते हैं। आपकी जो रिवर्स में फ्लो होता है वो एक तरह से टर्बुलेंट फ्लो होता है। आपकी जो स्मोक निकलता है चिमनियों से उसके लिए भी आप कह सकते हो कि ये जो टर्बुलेंट फ्लो होता है। और जनरली अगर किसी पाइप की बात करें तो लैमिनार फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा, उसके लिए हम एक नंबर को डिफाइन करते हैं जो कि आपका होता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर की अगर हम बात करें तो रेनॉल्ड नंबर आपको पता होना चाहिए, इट इज़ रो वी डी अपॉन म्यू, जहाँ पे रो डेंसिटी, वी एवरेज वेलोसिटी, डी पाइप का डायमीटर और म्यू आपका डायनामिक विस्कोसिटी। तो ये वैल्यू अगर 2000 से कम आती है पाइप के केस में तो फ्लो आपका लैमिनार फ्लो होता है। ये रेनॉल्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अलग अलग कंडीशंस में लिक्विड की उसने देखा था रेनॉल्ड नंबर निकाल के, तो 2000 की वैल्यू पे जितना भी फ्लो हुआ वो लैमिनार मिला। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 और 4000 के बीच में तो ये फ्लो आपका ट्रांजिशन फ्लो होता है, मतलब लैमिनार से आपका शिफ्ट होते हुए टर्बुलेंट की तरफ जाता है। और ये वैल्यू अगर 4000 से ज़्यादा होती है तो आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है। चैनल के केस में वैल्यूज़ अलग होती हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पाइप्स की, तो पाइप में 2000 से नीचे लैमिनार फ्लो, 2000 से 4000 के बीच में ट्रांजिशन फ्लो और 4000 से ऊपर जाते ही वो टर्बुलेंट फ्लो। इसके बाद डिस्कस करते हैं आपका रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। तो रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो देखो, अगर फ्लो के साथ साथ अगर पार्टिकल अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करते जाएं, जैसे ये है, ये देखो रोटेट कर रहे हैं, फ्लो तो हो ही रहा है लेकिन रोटेट भी कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। और अगर केवल फ्लो हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। तो ये हो गया रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो। फिर बात होती है कि 1D 2D एंड 3 डायमेंशनल फ्लो को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सपोज अगर वेलोसिटी केवल एक ही डायरेक्शन और समय टाइम का फंक्शन होती है तो 1 डायरेक्शन
डायमेंशनल फ्लो, वेलोसिटी आपकी 2 डायरेक्शन एक्स वाई और टाइम का होती है तो 2 डायमेंशनल, और ऐसे ही आपका 3 डायमेंशनल फ्लो को डिफाइन करते हैं। फिर बात आती है स्ट्रीमलाइन की, तो स्ट्रीमलाइन को भी हम डिफाइन करते हैं। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, सपोज आपका एक इमेजिनरी लाइन और कर्व्ड होता है, सपोज एक इमेजिनरी लाइन और कर्व्ड होता है, इसकी किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें और वो टेंजेंट अगर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है तो ये जो लाइन है या जो कर्व है ये आपका स्ट्रीमलाइन कहलाता है। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन इन स्पेस सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। फिर बात आती है कि जो स्ट्रीम लाइन है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे वेलोसिटी की 2 डायरेक्शन मिलती हैं जो कि पॉसिबल नहीं होता, तो स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। फिर बात है इक्वेशन की, तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन के लिए हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। तो डी टी यहाँ पे एक ही टाइम इंटरवल की बात की जाती है, तो डी टी और डी टी बराबर उनसे डी एक्स अपॉन यू, डी वाई अपॉन वी, डी जेड अपॉन वी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन होती है। इसके ऊपर कई सारे छोटे छोटे आप न्यूमेरिकल के सॉल्व कर सकते हो। फिर बात आती है पाथ लाइन की। पाथ लाइन नाम ही है, एक सिंगल पार्टिकल का पाथ को ट्रेस किया जाता है, एक सिंगल पार्टिकल की हर समय पर जैसे ये अलग अलग टाइम पे इसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है और जो पाथ बनता है उसे हम बोलते हैं पाथ लाइन। और ऐसे ही आपका डिफाइन होता है स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन क्या होती है, स्ट्रीक लाइन इस तरह से हमें एक फिक्स्ड पॉइंट से इट इज़ द लोकस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट। अलग अलग पार्टिकल किसी फिक्स पोजीशन से निकलते हैं तो उन फिक्स पोजीशन को हम सबको मिलाएं तो वो आपकी जो भी लाइन बनती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रीक लाइन। तो जनरली स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन 3 लाइनें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन की। कंटिन्यूटी इक्वेशन हम जनरली 1 डायमेंशनल में भी डिफाइन करते हैं और 3 डायमेंशनल में डिफाइन करते हैं, लेकिन बेसिक जो है ये जो बेस्ड है वो पूछा जाता है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब हुआ, सपोज हम इस पाइप की बात करें, इस सेक्शन से और इस सेक्शन से पर सेकंड जितना मास फ्लूइड का फ्लो करता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक कि आप इसमें कोई भी मास ऐड नहीं करो या इसमें से कोई मास निकालो नहीं। तो इससे ही आपकी एक इक्वेशन बन जाती है, यहाँ से देखो यहाँ से इक्वेशन बन सकती है, सेक्शन 1 पर मास अपॉन टाइम और सेक्शन 2 पर मास अपॉन टाइम बराबर होता है। मास को हम लिखते हैं रो इंटू वी अपॉन टाइम, ये टाइम है ही रो इंटू वी। फिर हम आगे देखते हैं कि जो वॉल्यूम है वो एरिया इंटू हाइट होता है, एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे एच अपॉन टी एक तरह से आपका मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी को करता है। तो यहाँ पे रो ए वी 1 सेक्शन पे और रो ए वी 2 सेक्शन में बराबर होगा, रो 1 A1 V1 बराबर रो 2 A2 V2। जब तक कि रो 1 और रो 2 आपका बराबर नहीं है तो हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। जब आपका रो 1 और रो 2 बराबर है, रो 1 और रो 2 बराबर का मतलब क्या हुआ कि सेक्शन पे आपकी जो डेंसिटीज़ हैं वो चेंज नहीं होती हैं, तो उसी लिए हम उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। ये कंप्रेसिबल फ्लो, अगर आप अजम्पशन लेते हो कि जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल में रो 1 और रो 2 बराबर होते हैं, ये चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, तो इक्वेशन रिड्यूस होकर आपकी आ जाती है A1 V1 बराबर A2 V2, जो कि किसके लिए वैलिड होती है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। और स्टडी फ्लो तो होता ही होता है, क्योंकि अगर स्टडी फ्लो आप कंसीडर नहीं करोगे तो हर सेक्शन पे वेलोसिटीज़ टाइम के साथ चेंज होती जाएंगी, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटीज़ को आप कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये इक्वेशन स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए ही डिफाइन होती है। फिर बात आती है डिस्चार्ज की या फ्लो रेट की। डिस्चार्ज को हम कैसे कहते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट इज़ नोन एज डिस्चार्ज, मतलब वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम को ही आप क्या बोलते हो, डिस्चार्ज। यहाँ इसका एक और फॉर्मूला बनता है एरिया इंटू वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं, तो इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकंड में। फिर बात आती है कि अगर स्टडी फ्लो है और 1 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो डिस्चार्ज हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है। सपोज ये इसमें कोई भी फ्लो होता है और वो फ्लो आपका स्टडी फ्लो है तो इस सेक्शन पे डिस्चार्ज और इस सेक्शन पे डिस्चार्ज हमेशा आपका बराबर रहेगा, क्योंकि डेंसिटीज़ आपकी चेंज नहीं होती है। तो ये तो बात हुई 1 डायमेंशनल की। 3 डायमेंशनल में भी हम जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। तो फाइनल अगर हम बात करें, ये आपकी 3 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी वाई प्लस डी वी अपॉन डी जेड इज इक्वल टू 0, जहाँ पे यू वी और डब्ल्यू आपके कंपोनेंट है वेलोसिटी के एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो कभी भी कोई भी फ्लो अगर पॉसिबल होगा वो इस इक्वेशन को ज़रूर सेटिस्फाइड करेगा। अगर कोई फ्लो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो इसका मतलब ऐसा फ्लो पॉसिबल ही नहीं होता। तो कई बार क्वेश्चंस बनते हैं कि बताओ फ्लो पॉसिबल है या नहीं है, तो हमें इसको देखना होता है इस इक्वेशन को और प्रूव करना होता है कि इन तीनों की वैल्यू जो सम है वो 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आता है तो फ्लो पॉसिबल है, और अगर 0 के बराबर नहीं आता तो फ्लो पॉसिबल है। मतलब क्या, इसमें हम ये देख सकते हैं कि एनी fluid flow must satisfy the continuity equation. If continuity equation is not satisfied then the flow is not possible. मतलब हर फ्लो इस continuity equation को satisfied करता ही करता है, अगर नहीं करता तो इस तरह का फ्लो आपका पॉसिबल नहीं होता। तो ये कई सारे छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं।
तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। वेलोसिटी कंपोनेंट आपको दिए हुए, वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हुए यू और वी में, और देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो अगर कहता है तो ये इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 इसलिए ले क्योंकि यहाँ पे यू और वी है, डब्ल्यू का कंपोनेंट नहीं है, तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। तो इधर से हम जो भी वैल्यूज़ हैं या जो भी आपका अननोन है वो निकल के सामने आ जाता है। तो ये बात होगी आपकी इसकी। फिर बात आती है कि एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। फ्लूइड पार्टिकल के एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है उसको हम ए एक्स आई कैब, ए वाई जे कैब और ए जेड के कैब के रूप में लिख सकते हैं। अगर यू आपका फंक्शन है एक्स वाई जेड और टी का, तो ए एक्स निकालने के लिए आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में यू का, लेकिन यू भी आपका एक्स वाई जेड और टाइम टी पे डिपेंड है, तो यहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन को यूज़ किया जाता है इस तरह से, चेन रूल। और फाइनल आपका जो एक्स डायरेक्शन में जो आपका एक्सीलरेशन है वो निकल के आता है यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल टी। इसी तरह ए वाई डायरेक्शन में आपको निकालना है तो यू, तो ये आ जाएगा वी डेल यू अपॉन यू डेल वी अपॉन डेल एक्स, वी डेल वी अपॉन डेल वाई, डब्ल्यू डेल वी अपॉन डेल जेड प्लस डेल वी अपॉन डेल टी, ऐसी टी में निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें क्वेश्चंस क्या बनते हैं, क्वेश्चन जनरली इस तरह से बनते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन में अगर देखें फॉर्मूले में, तो यहाँ पे 2 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। शुरू की जो 3 टर्म्स हैं उसमें जो एक्सेलरेशन है इट इज़ ड्यू टू चेंज इन स्पेस, यहाँ देखो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, लेकिन ये वाला जो है कंपोनेंट ये चेंज इन टाइम है। तो अगर एक्सेलरेशन स्पेस के साथ देखा जाए तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, और अगर टाइम के साथ देखा जाए तो उसको हम बोलते हैं लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। तो कैसे डिफाइन करते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन को, द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। शुरू की जो 3 टर्म्स थी वो स्पेस के साथ चेंज होने की वजह से इसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, और इसको हम बोलते हैं लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। ये कई बार पूछा जाता है और रिजल्ट निकालने के लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बात आती है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रोटेशनल कंपोनेंट। हमने पहले भी देखा था कि जो रोटेशनल कंपोनेंट है या कोई फ्लो रोटेशनल हो गया इरोटेशनल हो गया, उसके लिए हमने स्टेटमेंट देखे थे। तो अगर आपका रोटेशनल कंपोनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, इसका मतलब कोई भी रोटेशन नहीं होता, इस फ्लो को हम बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। तो वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो वैल्यू आप इस डिटर्मिनेंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज हमें अगर WX निकालना है तो WX निकालने के लिए 1/2 तो है ही, ये I और ये J की लाइन हटाएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, जो हम डिटर्मिनेंट से करते हैं। तो इसी प्रकार WY और इसी प्रकार से आप WZ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो जनरली जो WZ की वैल्यू है, क्योंकि अगर X और Y में फ्लो आपका पॉसिबल है, तो WZ की वैल्यू 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इस हिसाब से हम WX, WY और WZ के लिए रोटेशनल कंपोनेंट निकालते हैं। यदि आपका WX, WY और WZ इन तीनों की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो इसका मतलब किसी भी डायरेक्शन में कोई भी रोटेशन नहीं होता, तो फ्लो आपका हो जाता है इरोटेशनल फ्लो। और इनमें से अगर कोई भी नॉट इक्वल टू 0 है और तीनों डायरेक्शन में डिफाइन है फ्लो, तो आपका रोटेशनल फ्लो होता है। तो इस प्रकार से हम रोटेशनल फ्लो होगा या नहीं होगा इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बात आती है वोर्टिसिटी की। वोर्टिसिटी को आप डिफाइन करते हो ट्वाइस द रोटेशनल कंपोनेंट। यदि जो रोटेशनल कंपोनेंट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × W इज़ नॉन एज वोर्टिसिटी, और इसके लिए फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं 2 1/2। और WZ की बात करें तो डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये आपका हो जाता है वोर्टिसिटी, मतलब 1/2 वाली टर्म जो है वो आगे से हट जाती है रोटेशनल कंपोनेंट में। तो वोर्टिसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रोटेशनल कंपोनेंट। फिर आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है, अगर मैं वोर्टिसिटी को एक पर्टिकुलर जो लाइन इंटीग्रल वाला आपका एरिया होता है जिसके अराउंड आपका वोर्टिसिटी है, उससे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर्कुलेशन है और वोर्टिसिटी और रोटेशनल कंपोनेंट है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। जनरली 2 तरह के हम फंक्शंस की बात करते हैं, एक होता है आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई से डिनोट करते हैं, और दूसरा आपका होता है स्ट्रीम फंक्शन साई। तो हम देखते हैं कि एक एक करके जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ द फंक्शन डिफाइन इन स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। मतलब ये स्पेस और टाइम में एक ऐसा फंक्शन है, अगर हम उसका नेगेटिव डेरिवेटिव करें किसी भी डायरेक्शन के सापेक्ष तो वो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू को बताता है। इट इज़ द अनदर वे टू
रिप्रेजेंट द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। तो देखते हैं मैथमेटिकली इसको कैसे दिखाते हैं। तो मैथमेटिकली देखो, फाई अगर आपका रोटेशनल कंपोनेंट है, फाई अगर आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, तो इसका जो नेगेटिव डेरिवेटिव होगा किसी भी डायरेक्शन के सापेक्ष, इसका जो नेगेटिव डेरिवेटिव होगा अगर मैं एक्स डायरेक्शन के सापेक्ष करता हूँ तो इसकी वैल्यू आपकी यू के बराबर होगी, और इस फाई का आप नेगेटिव डेरिवेटिव करते हो वाई के सापेक्ष तो ये आपको वी की वैल्यू बताता है। इसी तरह से अगर जेड के सापेक्ष करें तो ये डब्ल्यू की वैल्यू को बताता है। तो इस तरह से हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो किस किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, या हम बात करें कंटिन्यूटी इक्वेशन के केस में क्या होना चाहिए। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फ्लो है या जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या फ्लो कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो अगर हम दो डायरेक्शन u और v में अगर हम के वेलोसिटी कंपोनेंट हैं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन टू डायमेंशनल में आपकी डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल वाई। तो इस हिसाब से हम u की वैल्यू को रख देते हैं। अभी हमने डिस्कस किया u बराबर आपको होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स और v बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल फाई। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये इक्वल टू इक्वेशन आती है, ये वाली इक्वेशन आती है। मतलब अगर फ्लो पॉसिबल है तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, और फ्लो पॉसिबल है तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होनी चाहिए ही। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, और कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होगी तो फ्लो आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर ये इक्वेशन देखें, डबल जो आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई है, इसका डबल डेरिवेटिव है, तो ये कब होता है, ये एक्चुअली अगर ये चीज़ ये हम देखें, ये वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब जो फाई है वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। यहाँ हम देख सकते हैं इफ़ फाई सेटिस्फाइड द लाप्लास इक्वेशन, अगर फाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इस टर्म की वैल्यू आपकी 0 के बराबर आती है। तो सीधी सी बात है, अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो 0 के बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी तो ये वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब फ्लो आपका पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो फ्लो पॉसिबल है, और अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इफ़ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट इट मस्ट सेटिस्फाइड द लाप्लास इक्वेशन, इफ़ लाप्लास इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड द फाई डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जो डबल इंटीग्रेशन है, डबल डेरिवेटिव है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये अगर 0 है तो इसका मतलब फाई जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, और 0 अगर आना है तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना ही करना चाहिए ताकि फ्लो आपका पॉसिबल हो सके। फिर बात आती है कि जो रोटेशनल कंपोनेंट है उसको हम कैसे डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो अगर u और v में आपके वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन होता है तो w z मैंने आपको बताया था, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 डेल v अपॉन डेल एक्स माइनस डेल u अपॉन डेल वाई। तो v की जगह हम रखते हैं डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस का, और डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो जब इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल होके आ जाती है इक्वल टू 0। तो इसका मतलब रोटेशनल कंपोनेंट 0 है। हम जब वैल्यूज़ रखते हैं तो रोटेशनल कंपोनेंट की वैल्यू आपकी 0 के बराबर आती है। तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो केवल और केवल आपका इररोटेशनल फ्लो के लिए ही डिफ़ाइन होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज़ इसकी जो वैल्यूज़ है वो 0 के बराबर हो। तो दो कंक्लूजन निकले कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो फ्लो पॉसिबल होगा, अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो फ्लो आपका पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है इट ओनली एग्जिस्ट इन इररोटेशनल फ्लो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, और उसके ऊपर आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सपोज़ आपको ऑप्शंस दिए होते हैं 4, सपोज आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 2 3 4, और इसमें कहते हैं कि बताओ इनमें से कौन कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो फाई दिए हुए हैं, तो फाई हम इस इक्वेशन से सेटिस्फाइड करा देंगे, क्योंकि हमने देखा था अल्टीमेटली जो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह यू और वी की जगह फाई की टर्म्स में रखते हैं तो ये इक्वेशन बनती है, और ये इक्वेशन अगर 0 के बराबर आएगी तो इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। तो एक एक करके हम चेक करते हैं, और जो फंक्शन आपका 0 के बराबर ये इक्वेशंस में आ जाता है तो उसका मतलब वो फंक्शन आपका पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। दूसरा फंक्शन है आपका स्ट्रीम फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रीम फंक्शन साई, इसको हम साई से डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रीम फंक्शन साई को हम कैसे डिफाइन करें, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं फिर इसको समझते हैं। इट इज़ द फंक्शन डिफाइन इन स्पेस एंड टाइम सच दैट इट सेटिस्फाइड द कंटिन्यूटी इक्वेशन।
मतलब एक ऐसा फंक्शन स्पेस और टाइम में जो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो, उसे हम बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन साई। और फिर जो वैल्यूज़ आती हैं वो वैल्यूज़ आपकी आती हैं, u जो होता है वो डेल साई अपॉन डेल वाई के बराबर, और v जो होता है वो माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स के बराबर। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कब बने, ये देखा गया है कि जो वेलोसिटी जो स्ट्रीम फंक्शन है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो u और v की अगर हम ये वाली वैल्यू रखते हैं तो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है। यहाँ पे नेगेटिव साइन आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, या नेगेटिव साइन आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। कई बुक्स में आपको यहाँ पे दिख जाएगा नेगेटिव साइन और कई बुक में यहाँ पे दिख जाएगा, तो इससे कोई मैटर नहीं है। आपको बस कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाना है, वो चाहे u में नेगेटिव लेके आओ चाहे आप v में नेगेटिव लेके आते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। यू की जगह हमने ये वैल्यूज़ रखी, वी की जगह हमने ये वैल्यूज़ रखी, और ये सॉल्व होकर आपकी 0 के बराबर आ जाती है। तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आप स्ट्रीम फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो u और v को आप कैसे डिफ़ाइन करते हो, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो जाता है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था फाई के केस में हमने डिस्कस किया था माइनस डेल फाई अपॉन जो डेल एक्स है वो u के बराबर होता है, और माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई जो है v के बराबर होता है। लेकिन स्ट्रीम फंक्शन के केस में ये वैल्यूज़ होती हैं डेल साई अपॉन डेल वाई जो u के बराबर है, और डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस के साथ वो v के बराबर। तो ये 4 इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। फिर बात आती है रोटेशनल कंपोनेंट की। अगर हम स्ट्रीम फंक्शन की बात करें तो देखते हैं कि स्ट्रीम फंक्शन के केस में रोटेशनल कंपोनेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो रोटेशनल कंपोनेंट को वही रखा। अब हम v और u की जो वैल्यू है साई फंक्शन की टर्म्स पे रखते हैं, इस तरह से। तो ये वैल्यूज़ आ गई, और ये वापस से ये वैल्यूज़ आपकी इक्वल टू 0 हो गई। तो यहाँ पे वापस से वही डबल डेरिवेटिव्स आया साई में, वो फाई में बनाता, ये साई में बनाता। तो अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है तो साई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, और अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आती है तो इसका मतलब रोटेशनल कंपोनेंट आपका 0 है और फ्लो आपका इररोटेशनल फ्लो। तो कहने का मतलब है अगर जो साई है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो इसका मतलब फ़्लो आपका इररोटेशनल फ्लो है, और अगर वो साई जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो फ्लो आपका रोटेशनल फ्लो होगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन हम देख सकते हैं, फॉर इररोटेशनल फ्लो साई मस्ट सेटिस्फाइड द लाप्लास इक्वेशन, क्योंकि साई अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तभी जाके वैल्यू 0 के बराबर होगी, और ये वैल्यू 0 के बराबर होगी तो रोटेशनल कंपोनेंट भी 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम कई चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये आ जाता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू स्ट्रीम फंक्शन साई गिव्स द डिस्चार्ज। अगर एक पॉइंट पे हम साई 1 निकालते हैं, दूसरे पॉइंट पे साई 2 निकालते हैं, तो साई 1 और साई 2 में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा डिस्चार्ज के बराबर होगा। इस तरह से आपके छोटे से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो सपोज इस तरह से न्यूमेरिकल बनता है, द स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाई साई इक्वल टू 3xy, देन फाइंड द वेलोसिटी एट 2.3। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आप u को निकालते हो इस फॉर्मूले से 3x, v को निकाला मैंने इस फॉर्मूले से 3y, पॉइंट आपको दिया है 2 × 3, तो x की जगह 2 रख दोगे और y की जगह 3 रख दोगे, तो ये आपकी वैल्यूज़ निकल के आती हैं। और रिजल्टेंट निकालने के लिए आप u² + v² का अंडर इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हैं आपके बनते हैं। बाकी आपका देखते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा